सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज से हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया जो हमारी ख़त्म हो चुकी है, उसमें जो थोड़ा बहुत बचा है वो स्थापत्य बचा है, यानी जो निर्माण कार्य कराए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, स्तूप बनवाए गए थे। ठीक है, शिलालेख थे। शिलालेख तो हालांकि मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन जो मंदिर थे, स्तूप थे, वो सब बचे हैं। तो वो हम आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन के अंतर्गत कवर करेंगे, ताकि उन्हें आराम से डायग्राम बना के कवर कर सकें। ठीक है, तो वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बनता है। ठीक है, भाषा लिपि भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बनता है, तो वो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए छोड़ दिया है। भाषा हुई, लिपि हुई, ठीक है, और जो हमारा स्थापत्य का कार्य हुआ, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी हमारे आते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। जो हिस्ट्री का पोर्शन शेष बचा है 2 या 3%, वो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अपने आप में वैसे ही छोटा सा विषय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मकसद से। तो अगर हम हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे तो वो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप उसे अपने प्रीवियस कंसेप्ट के साथ जोड़ सकेंगे। ठीक है, तो आपने जो वीडियो नहीं की है हिस्ट्री की, वो जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट में 24 या 25 वीडियो, तो आप जाकर उन्हें जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ताकि आप जब मेडिवल भी पढ़ेंगे, अभी हम मॉडर्न भी पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो हिस्ट्री में, एक कॉन्फिडेंस भी आपका बराबर डेवलप रहे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले संज्ञा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए किन किन एग्जामों के लिए यूजफुल है। सबसे पहला तो यूपीएसआई, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग एग्जाम है, जिसकी भर्ती निकल चुकी है अखबारों में। ठीक है, लगातार निकल रही है, क्योंकि तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। इसीलिए क्लास मेन तौर पर यूपीएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन और बीओ के एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए यूजफुल रहेगी। और जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम है, सभी के लिए यूजफुल रहेगी हिंदी की क्लास। टीचिंग एग्जाम्स रहते हैं, जैसे हरियाणा टेट है, यूपी टेट है। ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट टेट के एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी के लिए एलिजिबल रहेगी। ठीक, तो आपका काम रहेगा वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। यदि को आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हो, तो अभी आपके जैसे कि बीटीसी, डीएलएड, ये जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में हिंदी एक अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, तो आपका काम रहेगा हिंदी को डेली क्लास लें, रेगुलर। ठीक, माना हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बन पाता, ठीक है, फिर भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। एंशिएंट इंडिया हर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन हिंदी इतना इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट के साथ। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इस क्लास में। ठीक, कुछ भी छोड़ना नहीं है, रेगुलर बने रहना है, रेगुलर करते रहना है क्लास को। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, यदि हम एक दिन के बाद एक करें तो भी हमारा कंप्लीट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप अच्छे से क्लास करना, रेगुलर रहना, और ये सभी एग्जामों के लिए यूजफुल रहेगी, और नोट्स प्रॉपर इसके मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के शायद मैंने कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं, तो आप उसी प्रकार इन्हें भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा। किताबों में लिखी डेफिनेशन के अनुसार संज्ञा क्या होती है? किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम समझेंगे संज्ञा क्या होती है। उसके 5 प्रकारों में आप ब्रीफ में समझ जाएंगे कि आखिरकार संज्ञा कहा किसे जाता है। जैसे कि यदि पूछा जाए हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है मूलतः, ठीक है ना, मूलतः हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। यदि पूछा जाए संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। कुल प्रकारों पर बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। एक एक पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन उसे समझिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यदि बात करें समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है, ये मुख्य रूप से संज्ञा का भाग नहीं है। मुख्य रूप से संज्ञा का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, समूहवाचक जो संज्ञा है एक प्रकार से जाति का काम करती है, और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है एक प्रकार से किसका कार्य करती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों संज्ञा इन तीनों संज्ञाओं का मिक्सचर है, इन तीनों संज्ञाओं का मिक्सचर है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को यदि हम अलग ना करें तो इन तीनों में ही ये आपस में देखने को मिलेंगे, इनके एग्जाम्पल्स। तो इसीलिए संज्ञा टोटल तो होती है हमारी 5 प्रकार की। यदि मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो हमारी समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक का ही भाग है, उनका ही भाग है। ठीक है,
ये आप समझ चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। सबसे पहला, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम, ठीक है ना, होंगे, वो सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरी चीज, यदि आपको ऑप्शन दिया जाए और आपके कोई दूसरी चॉइस ना निकले तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मान लीजिए मैंने कहा आप ताजमहल गए, आप ताजमहल गए, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए आप कहां गए, तो आपका आंसर एक ही आएगा, ताजमहल। उसकी जगह पर आप कोई दूसरा चीज, स्थान पर चीज नहीं लगा सकते। यदि मैं कहूं कि आप किले गए, आप किले घूमने गए, तो आप इसके स्थान पर कितनी चीजें लगा सकते हैं? ठीक है, किले कितने हैं? भारत में बहुत किले हैं, कोई सा भी किला कह सकते हैं, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ठीक है, दिल्ली का किला, कोई सा भी कह सकते हैं। आपके पास चॉइस है। यदि आपके पास चॉइस हो तो वो तो होगी हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। यदि आपके पास चॉइस ना हो तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चॉइस यानी उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो अपने आप में यूनिक हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, वो सभी होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और सभी नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बात करें गंगा, गंगा, आप गंगा में नहाकर आए, ठीक है, आप गंगा में नहाकर आए। अब मैं पूछूं आप कहां नहाकर आए, तो आपका आंसर होगा हम गंगा में नहाकर आए। आप उसकी जगह पर यमुना नहीं लगा सकते, आप उसकी जगह पर यमुना नहीं लगा सकते, क्योंकि आप गंगा में नहाकर आए हैं। ठीक है, यदि मैं कहूं आप नदी में नहाकर आए हैं, आप नदी में नहाकर आए हैं, तो आप इसकी जगह पर कोई और चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आप कहां नहाकर आए हैं, तो आप कहेंगे नदी। अब मैंने पूछा कौन सी नदी, तो आपके पास बहुत चॉइस हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, चंबल, वेतवा, केन, टोन, सोन, आप किसी भी नदी का नाम ले सकते हैं, हम उसमें नहाकर आए हैं। तो नदी तो हुई हमारी कैसी? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा हुई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गंगा अपने आप में यूनिक है, गंगा अपने आप में यूनिक है। तो आप समझ चुके होंगे, जिसके जैसा दूसरा ना हो वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि भारत, आप कहां घूमने गए, आपने कहा टूर पर गए। टूर कैसा हुआ हमारा? टूर पर गए। टूर पे आप ऑप्शन लगा सकते हैं थाईलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन यदि आप भारत घूमने गए हो तो आप उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते। भारत का मतलब भारत ही है, ठीक है ना। तो भारत कैसा हुआ? हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी जितने भी देश हैं उनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। क्यों? उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। थाईलैंड कोई दूसरा देश है? नहीं है। पाकिस्तान कोई दूसरा देश है? नहीं है। ठीक है, अफ्रीका कोई दूसरा देश है? नहीं है। ये अपने आप में यूनिक नाम है, इनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, इसीलिए ये सभी कैसे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा को इस प्रकार समझिए। देखिए जहां पर आप अपनी चॉइस फिट कर सकें, जहां पर आप अपनी चॉइस फिट कर सकें, जैसा कि ये चीज मैंने कहा आपसे कि आप कहां गए, आप किसी मंत्री से मिलने गए। मैंने पूछा आप कहां गए, तो आपने कहा मंत्री से मिलने गया। अब मैंने पूछा किस मंत्री से मिलने गए, तो आप इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, ठीक, और कुछ भी लगा सकते हैं। वित्त मंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, राज्य मंत्री रहा, ठीक है ना, आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं। यानी यदि आप कोई दूसरा ऑप्शन फिट कर सकें क्वेश्चन में, यदि आप कोई दूसरा ऑप्शन फिट कर सकें, आपके पास चॉइस हो बोलने के लिए, तो वो सभी क्या होंगे? वो सभी जातिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे कि बहनें, या फिर हम कह सकते हैं जो पूरे समुदाय का बोध कराएं, जो पूरे समुदाय का बोध कराएं। समुदाय के बोध से मतलब क्या है? समुदाय के बोध से मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने बोला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो पूरे समुदाय का बोध कराएं। जैसे कि प्रधानमंत्री बोला मैं, प्रधानमंत्री का मतलब है जितने भी हमारे पूरे विश्व में प्रधानमंत्री हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ गए, सभी इसके अंतर्गत आ गए। ऐसा तो है नहीं कि यदि अफ्रीका का प्रधानमंत्री है तो उसे प्रधानमंत्री प्लस या माइनस कहा जाएगा, नहीं, पद उसका प्रधानमंत्री का ही रहेगा।
ये कहा जाएगा अफ्रीका का प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द ही यूज करा जाएगा। इसका मतलब मैंने प्रधानमंत्री कहा, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री उसके अंतर्गत आ गए। यदि मैंने बहनें कहा तो इसके अंतर्गत सभी बहनें आ गई, सभी बहनें इसके अंतर्गत आ गई, चाहे वो मेरी हो चाहे वो आपकी हो, सभी बहनें उसके अंतर्गत आ गई। पूरे दुनिया की जितनी भी बहनें हैं इसी के अंतर्गत आ गई। ठीक है। यदि मैंने मंत्री कहा तो मंत्री के अंतर्गत सभी आ गए। ऐसा राज्य में जो मंत्री होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है। केंद्र में जो होते हैं उन्हें भी मंत्री कहा जाता है। यदि मैंने मंत्री कहा तो क्या हुआ? उसमें अंश के अंतर्गत जितने भी विश्व के जितने भी मंत्री हैं सभी आ गए, विश्व के सभी मंत्री इसके अंतर्गत आ गए। जुलाहा, विश्व के जितने भी जुलाहे हैं एक शब्द में इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है। यदि बात करें शिक्षक तो विश्व के जितने भी शिक्षक हैं सभी इसके अंतर्गत आ गए। ठीक। यदि मैं बात करूं राज्यपाल तो सभी राज्यों के राज्यपाल इसके अंतर्गत आ गए। यदि मैं बोलूं केरल का राज्यपाल तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने बोला राज्यपाल तो राज्यपाल हुआ हमारा कैसा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि राज्यपाल बोलने पर सभी राज्यपाल इसके अंतर्गत आ गए। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति, पूरे विश्व के राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आ गए। यानी एक ऐसा शब्द आप चूज करें जो पूरे समुदाय को अपने अंदर ले ले तो वो होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा। समूह इसलिए बोला क्योंकि समूह जो है वो जाति का ही हिस्सा है। ठीक है ना, इसीलिए हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक। तो बहनें, क्योंकि सभी बहनें आ गई। प्रधानमंत्री, विश्व के सभी प्रधानमंत्री आ गए। एक शब्द ऐसा चूज करें जिसमें विश्व की सभी चीजें आ जाएं, जिसमें विश्व की सभी चीजें आ जाएं। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम। तोता है, तोता का मतलब पूरे विश्व के तोता उसके अंतर्गत आ गए। बात करें घोड़ा तो विश्व के सभी घोड़े उसके अंतर्गत आ गए। ठीक है। तो सभी पशु और पक्षियों के नाम कैसे होते हैं? जातिवाचक होते हैं। यदि बात करें वस्तुओं के नाम, मकान का मतलब क्या है? मकान मैंने शब्द नाम लिया तो आप जिसमें रह रहे हैं वो भी मकान है, जिसमें मैं रह रहा हूं वो भी मकान है, और पूरी विश्व जिसमें रह रहा वो मकान ही है। ठीक है। इंग्लिश, उर्दू, फारसी में नाम अलग अलग बोले जा सकते हैं, टंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होते मकान ही है। ठीक। तो मकान यानी इसका मतलब सभी वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, ये सभी कैसे हमारे? ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा शब्द जो पूरे विश्व की चीजों को अपने अंदर समेट ले वो सभी जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे भूकंप। ठीक है ना, भूकंप नाम लिया, ऐसा तो नहीं है कि नाम अलग अलग हो सकते हैं कहने के लिए, जैसे कि तूफान आएगा। प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं? पूरे विश्व में आ सकती हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाएं जो हैं ये सभी जातिवाचक हैं क्योंकि सभी के लिए समान है प्रकृति। तो तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, लेकिन मैंने ज्वालामुखी बोला तो ज्वालामुखी के अंतर्गत वो तीनों प्रकार ज्वालामुखी के उसके अंतर्गत समा गए। ठीक है। तो ये है हमारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक। यदि हम नेक्स्ट बात करें भाववाचक संज्ञा, तो भाव का मतलब क्या है? जिस चीज से आपके अंदर भाव उत्पन्न हो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि बुढ़ापा, मैंने नाम लिया बुढ़ापा तो आपके अंदर सीधा सीधा आया दुख, दर्द और परेशानियां। कैसा हुआ? भाव प्रकट हुआ, बुढ़ापे से भाव प्रकट हुआ, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और जैसे कि पत्थर का धर्म क्या होता है? गुण धर्म के आधार पर ही भाववाचक संज्ञा होती है। तो धर्म क्या होता है पत्थर का धर्म होता कठोर होना। ठीक है। यदि आपको ऐसा पत्थर मिले फूट जाए तो आप कहेंगे ये कैसा पत्थर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आसानी से फूटा तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब पत्थर का जो गुण है वो है कठोर होना। तो इसका मतलब गुण, धर्म और भाव को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पत्थर का धर्म है कठोर होना, दूध का धर्म है शुद्ध होना। वो अलग बात है, आजकल अशुद्ध दूध मिल रहे हैं, लेकिन धर्म उसका वास्तविक धर्म है शुद्ध होना दूध का। ठीक है। पानी का धर्म है शीतलता या फिर बहना। ठीक। तो शीतलता, बहना, ठीक है ना, बारिश का पड़ना, ये सभी क्या है? धर्म है। ठीक है। तो कठोर, शुद्धता, शीतलता, ये कैसे हुए? भाववाचक संज्ञा। ठीक। भाववाचक संज्ञा आप इसे समझ सकते हैं, कठोरता से आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा। यदि चोट लग गई तो कठोरता से तो एक भाव प्रकट हुआ दर्द का। बात करें दूध की, शुद्ध दूध, अच्छा लगेगा, दिल खुश होगा तो भाव आया, तो वो भी भाववाचक संज्ञा। यदि बात करें पानी का, तो आप जाइए झरना देखिए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, तो भाव उत्पन्न हुआ, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम बात करें सत्य भी कैसा? आपसे कोई सच बोले या फिर झूठ बोले, सच बोले तो अच्छा लगेगा, झूठ बोले तो बुरा लगेगा, अंदर भाव ही उत्पन्न होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा। दया, क्रोध, मिठास कैसी है? मिठास भी हमारी
भाववाचक संज्ञा है। मिठास भी हमारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मीठा कैसा लगता है, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, ठीक है, तो वही है भाववाचक संज्ञा। वो अलग बात है मम्मी मिठाई को उठाकर रख देती है, ठीक है, किसी की मम्मी छोड़ती नहीं है मिठाई को, और जिसकी छोड़ देती है वास्तव में इस पृथ्वी पर वो अकेली मम्मी होंगी, ठीक। तो भाववाचक संज्ञा मिठाई भाववाचक संज्ञा यदि किसी की मम्मी ने उठाकर नहीं रखी है अलमारी में तो, ठीक। यदि बात करें यौवन, तो यौवन भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यदि बात करें गर्मी, तो गर्मी कैसी है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि गर्मी लगी आपको, भाव उत्पन्न हुआ। गर्मी कैसे लगेगी, जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा जब तो महसूस होगी ये गर्मी है। ठंड कब महसूस होगी, जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, हाँ ठंड है, तो ठंड भी कैसी हुई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जीवन के पड़ाव हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बचपन, आप बचपन के बारे में सोचिए, आप खुश हो जाएंगे, तो कैसा आया, भाव आया, भाववाचक संज्ञा। बात करें बुढ़ापा, बुढ़ापे से आपको डर सा लगेगा, दुख सा होगा, ठीक है, तो कैसा हुआ, भाववाचक संज्ञा। यौवन कैसा हुआ, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बेसिकली ये दोनों, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों इन्हीं संज्ञाओं के भाग हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि ये इसके अंतर्गत भी आ सकती थी। तो इसीलिए मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की थी, लेकिन ये दोनों अलग करनी पड़ी इन्हें देखते हुए, ठीक। तो हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु और हमारी खाद्यान्न की जितनी भी चीजें होंगी ये सभी आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन आपका एक आंसर होना चाहिए, जैसे गेहूं आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं गेहूं नाम लेने पर दुनिया के सभी गेहूं उसके अंतर्गत आ गए, यानी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने वही कहा कि मुख्य रूप से जाति, व्यक्ति और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होती हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक, ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक। तो बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे तो ये किसका भाग है, मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा का भाग कह सकते हैं, लेकिन हम इसे अलग करें तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इसी के अंतर्गत आती है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है लगभग, ठीक है। जैसे कि हमारा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हीलियम, ठीक है, लिथियम, ये कैसे हैं, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वो सभी कैसे हैं, वो सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा बात करें, घी, तेल, चावल, स्याही, कोयला कैसे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं खाद्यान्न की जितनी भी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठोस, द्रव और गैस में पाई जाने वाली चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद है, जैसे कि हमारा पानी कैसा था, हमारा पानी इसके अंतर्गत आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है ना। आप ये मत कहना पानी भाववाचक, नहीं, शीतलता भाववाचक। पानी को देखकर जो भाव उत्पन्न हुआ शीतलता, वो भाववाचक है, लेकिन पानी द्रव्यवाचक है, ठीक। तो आपको याद रखना है। बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो जो किसी एक, देखो, ऐसी चीज जो एक चीज से कंप्लीट ना हो सके वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि लाइब्रेरी, यदि आप लाइब्रेरी में एक किताब ले जाकर रख दो तो लाइब्रेरी कंप्लीट होगी, नहीं होगी। इसका मतलब लाइब्रेरी हमारी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक किताब से पूरी नहीं हो रही। बात करें दल का मतलब होता है कि सेना का दल जा रहा है मान लीजिए, तो क्या एक सैनिक के चलने से वो दल कहा जाएगा, नहीं, वो तो एक सैनिक कहा जाएगा, लेकिन उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक ज्यादा सैनिक है तो उसे दल कहा जाएगा, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, क्या जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो लोकसभा में बैठ जाए तो उसे लोकसभा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। यदि उसके अंतर्गत और भी लोग आकर मिले तो उसे लोकसभा कहा जाएगा। इसीलिए 1/10 गणपूर्ति रखी गई है लोकसभा की, ठीक। जो एक चीज से पूरी ना हो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि दल नहीं हो सकता पूरा, सभा एक आदमी बैठकर सभा कर लेगा, खुद से बात करना, पहले यहां बोलना फिर आगे से आंसर देना, फिर बोलना फिर आगे से आंसर देना, ठीक है। सभा कभी भी एक से पूरी नहीं हो सकती। बात करें पुस्तकालय, लाइब्रेरी में भी एक किताब से कभी लाइब्रेरी नहीं बन सकती। कक्षा कभी एक लड़के से कभी पूरी क्लास नहीं बन सकती। भीड़ कभी एक व्यक्ति से भीड़ नहीं बन सकती। बाजार कभी एक आदमी से बाजार नहीं बन सकता। तो यानी जो चीजें हमारी एक से कंप्लीट ना हो, उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक या एक से ज्यादा 2 या 2 से अधिक चीजों की आवश्यकता पड़े, उन्हें कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो आपको याद रखनी है। तो ये थी हमारी संज्ञा, ठीक है। तो आप बताते रहना वीडियो कैसी लग रही है। हिंदी हम इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, बड़े अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक। कुछ समझ में ना आए तो बता देना, उसे नेक्स्ट क्लास में हम रिपीट कर लेंगे। आज कहीं जाना था तो सोचा वीडियो ही बनाकर चला जाऊं, उससे आपकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है।
थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, उससे टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, ना मेरा टाइम बर्बाद होगा, और एग्जाम भी पास में है, इसीलिए वीडियो बनानी पड़ी जाते टाइम। ठीक, तो यदि आइए बात करते हैं। देखिए एक और आपको एग्जाम्पल याद रखना था, कहीं कहीं जयचंद क्या थे, जयचंद एक व्यक्ति थे, जयचंद एक राइटर भी थे। यदि आपको कहीं पर जयचंद लिखा मिले तो वो क्या है, नाम मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जयचंदो, ठीक है ना, क्वेश्चन मिलेगा इलाहाबाद में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद यहां पर कैसी है, तो आप लगा देंगे तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन जयचंदों का मतलब क्या है कि वह सभी जयचंद, मतलब जिसमें वो वाली क्वालिटी थी जयचंद की, वो वाली क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाएगी वो सभी जयचंद कहलाएंगे। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कह ले कि सबके सब महात्मा गांधी बने फिर रहे हैं, सबके सब महात्मा गांधी बने फिर रहे हैं, लेकिन यहां पर हालांकि महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन सभी के सभी महात्मा गांधी बने फिर रहे हैं, इसका मतलब महात्मा गांधी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिसके अंतर्गत सत्य अहिंसा होगा वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी उन व्यक्तियों में जिसमें सत्य और अहिंसा होगी, वो सभी समुदाय को दर्शाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो कहीं कहीं पर जो शब्दों का यूज करा जाता है जो पूरे दल को दमदा है, जैसे कि मंत्री बना फिर रहा है, ठीक है ना, मंत्री बना फिर रहा है, ठीक, विधायक बना फिर रहा है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक होते हैं, जो पूरे समुदाय को दर्शा दें। ठीक है, इसका मतलब जो व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के अंतर्गत वो विधायक वाले गुण होंगे वो सभी इसके अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी कभी भी इसका बहुवचन यानी प्लूरल नहीं बन सकता। बहुवचन का मतलब ताजमहल का आप ताजमहलों बना दोगे, नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज अपने आप में यूनिक है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो बहुवचन कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन जातिवाचक का हम बहुवचन बना सकते हैं यानी प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि बहनों, मंत्रियों। क्यों बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि मान लीजिए एक समूह है और इसके अंतर्गत बहनें हैं, तो बहनों का मतलब है ये सभी, ठीक है, बहनों का मतलब है ये सभी, इसीलिए प्लूरल इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए इसमें दो या दो से अधिक चीजें हैं, मौजूद हैं इस पूरे समुदाय में, क्योंकि ये पूरे समुदाय का बोध कराता है। तो इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन जातिवाचक का बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि मूलतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन बात करें टोटल, तो टोटल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक 5 प्रकार की। यदि बात करें प्रथम, तो प्रथम में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो सभी कहलाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात कि जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि मोहन, गांधी, ताजमहल, गंगा, भारत। भारत जैसा कोई नहीं है, गंगा जैसा कोई नहीं है, ताजमहल जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जो अपने आप में यूनिक है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि बात करें जातिवाचक संज्ञा, ऐसा कोई एक शब्द जो पूरे समुदाय का बोध करा दे, वो सभी आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे बहनें पूरी दुनिया की बहनें, मंत्री पूरे दुनिया के मंत्री, जुलाहा पूरी दुनिया के जुलाहे, ठीक है, शिक्षक पूरे दुनिया के शिक्षक, राज्यपाल पूरी दुनिया के राज्यपाल। ठीक है, सभी पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सभी आते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाते हैं लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शिक्षक, तो आप किस शिक्षक से पढ़ के आए, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं मैथ के शिक्षक से पढ़ के आए, या फिर फिजिक्स, या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन जहां पर लगाने के लिए चॉइस मिल जाए वो सभी आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, जहां पर चॉइस ना मिले वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि बात करें भाववाचक संज्ञा, यानी जिसे देखकर आपके अंदर भाव उत्पन्न हो, वो सभी भाववाचक संज्ञा। यानी पानी को देखकर शीतलता आती है, शीतलता भाववाचक संज्ञा, शुद्धता भाववाचक संज्ञा, कठोर भाववाचक संज्ञा, सत्य, प्रेम, न्याय, क्रोध, मिठास, यौवन, गर्मी, सर्दी, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, जीवन के पड़ाव जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। यदि बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, तो किसी धातु द्रव का बोध कराएं, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठोस, द्रव, गैस में हो, ठीक है, सभी खाद्यान्न हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि घी, तेल, चावल, स्याही, कोयला, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसे पूर्ण करने के लिए 2 या 2 से अधिक चीजों की आवश्यकता, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि दल कभी एक से पूरा नहीं होगा, सभा कभी एक से पूरी नहीं होगी, पुस्तकालय कभी एक पुस्तक से पूरा नहीं होगा, कक्षा कभी एक स्टूडेंट से पूरी नहीं होगी, भीड़ कभी एक व्यक्ति से पूरी नहीं होगी, और बाजार कभी एक व्यक्ति से पूरा नहीं होगा, सेना कभी एक व्यक्ति से पूरी नहीं होगी। यदि एक व्यक्ति है तो वो सैनिक है, यदि ज्यादा है तो वो सेना है। ठीक है, ढेर कभी एक व्यक्ति से पूरा नहीं होगा। ऐसे तो नहीं है ये डस्टर पड़ा है तो डस्टर का ढेर है, नहीं, इसके पास 3-4 डस्टर हो तो तब कह सकते हैं डस्टर का ढेर है।
ठीक, तो ये थी हमारी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो आपको बतानी है वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आपको अच्छी लगी है, आपने लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट करके बताया है, उससे कॉन्फिडेंस होता है और अच्छा लगता है। तो आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। नोट्स में इसके पहले डाल चुका हूँ, कहोगे तो दोबारा डाल दूंगा, तो उसकी दिक्कत मत लेना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास हिंदी की, रेगुलर रहेगी, इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से खत्म करते रहेंगे और साथ ही हम हिस्ट्री भी पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और बताना आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए, आप लगातार बताते रहें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और बताना पढ़ाई कैसी चल रही है, थोड़ा बता भी दिया करें, लाइव क्लास में जब मैं आया करूं तो थोड़ा बता दिया करें। ठीक है, हालचाल ले लिया करें अपने भी और हमारे भी। ठीक, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया होगा, और ना भी किया होगा तो ये मेरा वादा है आने वाले टाइम में आपको करना पड़ेगा। ठीक, और अभी दुकान छोटी है लेकिन पकवान फीके नहीं है, ये मेरी गारंटी है या फिर एक्सपीरियंस है, तो आप उसकी दिक्कत ना लें, अपनी आराम से पढ़ाई करें, बेझिझक होकर पढ़ाई करें। आने वाले टाइम में आप उन्हीं स्टूडेंट्स को टक्कर दोगे जो बहुत बड़ी दुकान के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें आप अपने कंसेप्ट के आधार पर। चाहे एक स्टूडेंट हो लेकिन वो अच्छे से पढ़े, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अच्छे से रिवीजन करना, जितने अच्छे से रिवीजन करोगे उतना अच्छा मुझे लगेगा। ठीक है, साथ में बताया करें। ठीक है, साथ में बताया करें कि कैसे लगी वीडियो, कैसा लगी आपको नोट्स, सब कुछ बताया करें, शेयर किया करें चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे बीच में बातचीत नहीं होगी, ठीक है ना, चीज़ें शेयर नहीं होंगी, तब तक ना ही मैं आपको जान पाऊंगा ना ही आप मुझे जान पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बातचीत बनाते रहें। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को शेयर करते रहें। ठीक, जितना हो सके हेल्प करें, जितना हो सके हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हिंदी की में, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से अपना रिवीजन करना। धन्यवाद।